का जो मतलब रसायन जो केमिस्ट्री है उसका जो है पार्ट 1 मैंने डाला है। पार्ट 2 है और ये वन लाइनर है, इसमें कोई जानकारी नहीं ज़्यादा दिया जाता है, बस बार बार सुन लीजिए और याद कर लीजिए। याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है और आपका केमिस्ट्री भी क्लियर होगा। तो अभी जो टॉपिक है वो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का ही टॉपिक 4 पार्ट में आएगा, उसके बाद ही जो है आपका ऐड करके इसे वीकली दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सार्वत्रिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है। तो जैसे ही सार्वत्रिक संख्या में समस्थानिक जो है, समस्थानिक मतलब आइसोटोप, किसमें पाया जाता है तो सीजीएम में पाया जाता है। क्लियर। सीजीएम के समस्थानिकों की संख्या क्या है तो कितना होता है 36 होते हैं, 36 होते हैं। अगर आपसे पूछे परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो Na24 का पता किया जाता है। मतलब Na मतलब सोडियम 24 का पता किया जाता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है आपका कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं, परिसंचरण तंत्र में थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो वो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, मतलब 131 का किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे परिसंचरण तंत्र में थायराइड ग्रंथि का सक्रियता की बात करेगा पता लगाने के लिए तो आयोडीन 131 याद रखिएगा। अगर आपसे यही बोले परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का की स्थिति का पता लगाने की बात हो तो Na24 याद रखिएगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि परिसंचरण तंत्र में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो वह है आर्सेनिक 74 किया जाता है। तो आर्सेनिक 74 किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आगे पूछेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए परिसंचरण तंत्र में कैंसर का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा कैंसर का पता लगाने के लिए। आगे है कि कोबाल्ट 60 देख रहे हैं, कोबाल्ट 60 याद रखिएगा, मतलब कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सक द्वारा कैंसर रोगों में प्रयोग होता है। यह क्या उत्सर्जित करता है तो यह गामा किरण जो है उत्सर्जित करता है। गामा किरण वाई से इंडिकेट करते हैं, वाई जैसा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न हो कहलाता क्या है तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। और ये मुख्य टेस्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो तो कहलाएगा क्या? कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। अब चलिए देखिए, वन लाइनर है तो इसमें हम ज़्यादा जानकारी देंगे नहीं। ज़्यादा जानकारी देंगे तो बहुत लोग का है कि दिक्कत भी होती है। अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो पीपीटी मैं जल्द ला रहा हूँ, पीपीटी पे डिटेल के साथ आएंगे। अभी आपको एग्ज़ाम से मतलब है, एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। तो जो दिया जा रहा है वो एग्ज़ाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है जो कि आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि आप जान गए कि वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या जो है भिन्न, वो कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। ये जान गए। तो सम न्यूट्रॉनिक जान गए तो चलिए 2 एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे देखिए 36 KR है, 36 KR याद रखिएगा, 36 KR 86 है तथा 37 RB 87 क्या कहलाएगा तो सम न्यूट्रॉनिक ही कहलाएगा क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। ये जान गए, ठीक है। अगर आपसे पूछे दूसरा एग्जाम्पल देखिए 15 P 31 है तथा 14 SI 30 है तो क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक होगा। ये जानते हैं। और ज़्यादा बेसिक जानकारी लेना है तो आप बड़े बड़े यूट्यूबर से खुद पढ़ें, अगर नहीं तो पीपीटी का वेट कीजिए, मैं भी पीपीटी पढ़ाऊंगा अभी, तब तक देख लीजिए, तब तक देख लीजिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 36 KR 86 तथा 37 RB 87 क्या कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। अगर आपसे पूछे 15 P 31 मतलब 15 P 31 तथा 14 SI 30 है क्या तो सम न्यूट्रॉनिक है। क्लियर हो गए? चलिए, इस तरह के बहुत सारे देंगे। तब पी का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिए, KR का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, इसका रासायनिक बताइए क्या होता है, RB क्या होता है, SI क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो वेट कीजिए, ऑनलाइन में और भी इसकी फुल फॉर्म की जानकारी हम देते जाएंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में करने से आप ही को याद हो। वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होती है कहलाती क्या है तो समभारी कहलाता है। क्या कहलाता है? समभारी कहलाता है। आगे सवाल है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है
कहलाता क्या है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो वो न्यूक्लियन की होती है। किसकी होती है, न्यूक्लियन की होती है। और सुन लीजिए, किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण होते हैं। क्या होते हैं, बीटा किरण होते हैं। आगे चलिए, मतलब किसके उत्सर्जन से समभारिक आइसोबार जानते हैं। ठीक है, तो समभारिक उत्पन्न होते हैं तो बीटा किरण से होते हैं। जैसे कि आप ऊपर पढ़े थे, गामा किरण की बात करते हैं, कोबाल्ट की बात करते हैं, तो वो सब अलग है। उसी तरह अगर समभारिक के उत्पन्न की बात करें तो बीटा किरण, और समस्थानिक में गामा किरण। आइसोबार उत्पन्न को क्या करता है, बीटा किरण करता है। समस्थानिक क्या उत्पन्न करता है, तो ये करता है गामा किरण करता है। याद रखिएगा, ये ऐसे भी सवाल बनते हैं इसलिए कर दिया मैंने। आगे देखिए, आगे सवाल है यहाँ पे कि अब समभारिक की बात करते हैं, आइसोबार की बात करते हैं। सम न्यूट्रॉन पढ़ दिए। अब चलिए देखिए, 18 AR40, AR का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में करेगा। ठीक है, 18 AR40, 19 K40, बहुत K का तो मतलब आप जानते ही हैं। 20 CA40 है क्या, तो समभारिक है। याद रखिएगा, क्यों, देखिए आप पढ़े थे यहाँ पे भी समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो न्यूक्लियन का जो है समान होता है, आप अच्छे से जानते हैं। और समभारिक उत्पन्न क्या करता है, बीटा किरण करता है। तो आपको समभारिक का अगर ये यहाँ पे दे दे कि 18 AR40 K मतलब 19 K40 20 CA40, तो ये जान लीजिए समभारिक है। क्या है, समभारिक है। आपसे पूछेगा 8O17 तथा 9F17 है क्या, तो समभारिक है। क्या है, समभारिक है। तो याद रखिएगा, O का फुल फॉर्म भी जानते हैं, F का भी जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा क्योंकि आपको ही याद होगा। अब देखिए, ये नहीं जानते N का बताइए, तो 7N14, याद रखिएगा 14 मतलब 7 14, याद रखिएगा 6 14 क्या होते हैं, समभारिक। एक चीज नोटिस किया समभारिक में, देखिए 40 40 40 ऊपर वाला जो है हिस्सा बराबर होगा, समभारिक कहलाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। 17 17 याद रखिएगा, समभारिक कहलाएगा। 14 14 समभारिक कहलाएगा। मतलब ऊपर का जो हिस्सा होगा बराबर होगा, नीचे का जो हिस्सा आपको दिखेगा अलग अलग दिखेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर नीचे का हिस्सा अलग अलग हो, ऊपर के हिस्सा सेम हो, तो समझिए समभारिक है। ठीक है, और सम न्यूट्रॉन में तो आप जानते ही ऊपर नीचे सब का जो है आपका क्या होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, ऐसे याद करने का बहुत ऑप्शन है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर होता है कभी कभी क्या कि मैं बता दूं कि क्या करता है कि ये दे देता है, ठीक है, और ऊपर का हिस्सा मुक्त दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ऊपर के हिस्सा जिसको बराबर है उसे हम कहेंगे समभारिक, नीचे का हिस्सा अलग अलग हो तो समभारिक। अगर मान लीजिए नीचे का हिस्सा भी अलग हो, ऊपर का हिस्सा भी अलग हो, तो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। ये आप जानते हैं, तो ऐसे ही जाना। और कभी अब समस्थानिक का क्या होता है कि नीचे का हिस्सा जो है सेम रहेगा और ऊपर का हिस्सा अलग अलग रहेगा, याद रखिएगा, तो समस्थानिक का होता है। तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं, ये पकड़ने का ट्रिक भी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण से होते हैं। ये आप अभी पढ़े, बीटा किरण बी से इंडिकेट किया जाता है। देखिए, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन जब खो जाएगा तभी धनायन बनता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऋणायन होगा। और धनायन कब होगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देगा तब होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे सवाल बनता है कि ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के जो है स्थानांतरण के कारण होता है, उसे कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन। क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच, याद रखिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, उसे कहते हैं वैद्युत संयोजन बंधन, मतलब विद्युत बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, सहसंयोजन बंधन क्या होता है। संयोजन बंधन तो आप पढ़ लिया, सहसंयोजन बंधन क्या होता है, तो सुन लीजिए, ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है। तो इसमें साझेदारी हो जाएगा तो सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, बात खत्म। और कुछ तो है नहीं, ऊपर वाला भी सेम ही लगता है ना, क्लियर। आगे देखिए, आगे सवाल है कि किसी तत्व
के दो समस्थानिक जो हैं किन गुण में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या के गुण में भिन्न होते हैं। समस्थानिक मतलब आइसोटोप। तो किस तत्व के दो समस्थानिक जो हैं गुण में भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या व द्रव्यमान की संख्या में भिन्न होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। अब बताइए कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन में हमेशा 3 होता है और ये हमेशा पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के रेडियो समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। अब लीजिए, समस्थानिक का मैंने बोला था, क्या बोला था मैंने कि अगर जिसके ऊपर के हिस्से में बराबरी हो, मतलब सेम हो, तो समझ जाइए वो समभारिक है। और जिसका नीचे का हिस्सा बराबर हो, मतलब जैसे 8 8 8 है, तो ये समस्थानिक है, आइसोटोप है। देख रहे हैं नीचे 17, तो नीचे भी 17 है, तो वो है समस्थानिक है। याद रखिएगा। एक चीज़ और थोड़ा सा यूनिक होता है समस्थानिक में कि ओ तीनों है, ये भी सेम ही कभी कभी होता है, कभी क्या होता ही है। याद रखिए, तो ये समस्थानिक होंगे। पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए जिनका केमिस्ट्री नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, उनके लिए ये ट्रिक है, काम आता है। जो पढ़े हुए हैं उनको तो आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ के निकल जाइए, है ना, क्योंकि पढ़े हुए हैं। याद रखिएगा, Cl ये Cl जो है वो समस्थानिक है, क्योंकि देखिए 17 17 Cl O याद रखिएगा। ठीक है, तो अब थोड़े से अच्छे से कर लेता हूँ। 8O16 मतलब 8O16, 8O जो है 17, 8O18 को कहते हैं समस्थानिक, 17Cl35 और तथा 17Cl37 क्या है? समस्थानिक है। क्लियर हो गए। अब देखिए सम न्यूट्रॉन क्या था? सम न्यूट्रॉन में भी ऊपर भी भिन्न, नीचे भी भिन्न और बीच में भी भिन्न होगा। ये क्लियर हो गए। समभारिक में क्या होगा? समभारिक में था कि ऊपर वाला हिस्सा बराबर बराबर रहेगा और नीचे का हिस्सा अलग अलग रहेगा, वो समभारिक हो गया। समस्थानिक क्या होगा कि नीचे का हिस्सा बराबर बराबर रहेगा, ऊपर का हिस्सा अलग अलग रहेगा, तो वो समस्थानिक है। ये सिर्फ याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ, और ये ट्रिक अपना लीजिए, आपको कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये पढ़ने के बाद मेरा केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव का मॉक टेस्ट रखा हुआ है, वो आप जाके दीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा, ये मैं वादा करता हूँ। आपको समझ में भी आएगा वो क्वेश्चन कि कैसे होता है। ऐसे पकड़ने का तरीका, जैसे अभी मारे होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में किए होंगे टिकॉट, तो उसमें नहीं समझ में आएगा कि समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, ये पढ़े थे ना, देखिए रेडियो सक्रिय समस्थानिक और उनके उपयोगिता, ये समस्थानिक के कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि देखिए Na24 पढ़े थे, समस्थानिक है ये। P32 ये भी समस्थानिक है। C14 ये भी पढ़े थे। Fe59 ये भी पढ़े थे। CO60 मतलब कोबाल्ट पढ़े थे। और आयोडीन 131 पढ़े थे ना, आई माने आयोडीन। अब चलिए कैसे, तो देखिए समस्थानिक का जो Na24 है उसके बारे में जानते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो रुधिर संरचना तंत्र का विकार ज्ञात करने के लिए, जो कि हम जानते हैं रक्त के लिए था ऊपर, है ना, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि P32 क्या था कि कैंसर या ल्यूकीमिया का उपचार के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, P32 का, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। C14 का इस्तेमाल हम जानते हैं अजीविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में तथा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में, याद रखिएगा, उपयोग करते हैं। C14 का हम जानते हैं अच्छे से, जीवाश्म का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अरक्ता रोग ज्ञात करने के लिए भी Fe59 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि समस्थानिक है। CO कोबाल्ट 60 की बात करते हैं तो कैंसर के उपचार को पता लगाने के लिए ये किया जाता है, कोबाल्ट का इस्तेमाल जो करते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब I131 जिसे आयोडीन बोलते हैं, जो कि ऊपर पढ़े हैं, तो इसका जो है थायराइड ग्रंथि का विकार और कैंसर तथा ब्रेन ट्यूमर का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए I31 होता है आपका क्या, याद रखिएगा, आयोडीन जो है आप पढ़े थे ऊपर, नहीं याद नहीं आ रहा है तो चलिए दिखा देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा सर गलत हैं। तो देखिए आयोडीन 131, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और आई से जो है आर्सेनिक भी होता है। अनिश्चितता है के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कौन किए थे? हाइजेनबर्ग है, याद रखिए हाइजेनबर्ग ने किए थे, ये सिद्धांत दिए थे। आगे सवाल पूछता है कि वह कण जो न्यूक्लिक ऑन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो मेसॉन कहलाता है। मतलब न्यूक्लिक
ऑन जो है, याद रखिए ऑन कहीं दे देता है, कहीं यान दे देता है, याद रखिएगा। को बांधे रखने का कार्य किसका है? तो मेसॉन का है। यहाँ पे है कि किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब किसी तत्व की रासायनिक अगर गुण निर्भर करेगा तो वो परमाणु संख्या पर करेगा। अगर किसी तत्व की रासायनिक जो है प्राकृतिक निर्भर करती है तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। जैसे ही प्राकृतिक शब्द लगेगा तो आप याद रखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा। अगर रासायनिक गुण निर्भर करती है लग जाएगा तो याद रखिएगा परमाणु संख्या पर टिक लगा के आ जाएगा। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान, याद रखिएगा, और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है तो वो होता है न्यूट्रिनो में। याद रखिए न्यूट्रिनो में। क्लियर हो गए? अगर न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो पाउली जी है। कौन है? पाउली जी है। तो न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पूछे तो पाउली जी। अगर मेसॉन के खोजकर्ता पूछा जाए तो आप बताइएगा युकावा। कौन बताइएगा? युकावा जी। तो युकावा जी मेसॉन के खोजकर्ता हैं और न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पाउली जी है। क्लियर हो गए? रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? तो वो किए हेनरी बेक्वेलर ने किए थे। पूरा नाम इनका है बेक्वेरल। याद रखिए, होना ही हम जानते ही आप। तो हेनरी बेक्वेलर नाम है इनका, याद रखिएगा, जो कि रेडियो सक्रियता की खोज किए थे। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है तो याद रखिएगा नाभिक का गुण है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रेडियो जो है सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो परमाणु का नाभिक में भाग लेता है। परिवर्तन की बात होगी ना, अगर रेडियो सक्रिय जो परिवर्तन है, परिवर्तन की बात होगी तो ये परमाणु का नाभिक की बात करेगा। ठीक है? अगर किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कम होगा। याद रख लीजिए। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का इकाई क्या है? तो क्यूरी है। आप जानते हैं हेनरी बेक्वेलर, जो कि आप उनका नाम भी सुनते हैं, जानते भी हैं। रेडियो धार्मिक पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या क्या करता है? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों के जो है कण जो है उत्सर्जित करता है। तो रेडियो धार्मी जो होता है पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा कण जो है उत्सर्जित करता ही करता है। याद रखिएगा। तो रेडियो सक्रियता की इकाई अगर पूछेगा तो क्यूरी टिक लगाइएगा। ये तो याद हो गया। और अल्फा बीटा कण तीनों कहाँ होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तो रेडियो धार्मिक पदार्थ से उत्सर्जित होते हैं, वहाँ पे उत्सर्जित होते हैं। आगे सवाल है, कौन रेडियो सक्रिय किरण, याद रखिएगा, हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो अल्फा किरण होता है। क्या होता है? अल्फा किरण, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये अल्फा किरण है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखे जाता है या रखा जाता है तो वो शीशा में, शीशा का पीवी, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, यही था ना पीवी, जो कि हम समस्थानिक समभारिक जो सूत्र पढ़े अभी, जो कि है कौन? तो यही सब याद रखिए। पीवी हो गया, पी हो गया, तो ये सब ध्यान रखना होगा आपको। तो शीशा का शॉर्ट फॉर्म है पीवी। ठीक है? तो क्या हुआ? रेडियो धार्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखे जाता है या रखे जाते हैं? तो शीशा में, पीवी में रखे जाते हैं। ठीक है? रेडियो धर्मिता नापी जाती है तो गीगर मुलर काउंटर से मापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता जो होता है या धर्मी जो है नापी कैसे जाएगा? तो गीगर मुलर काउंटर से नापा जाता है। ठीक है? अगर पूछे यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया क्या है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगर आपसे पूछे नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होता है गामा किरण की। यही तो बात है, गामा किरण की वेदन क्षमता जो है अधिक होता है। ठीक है? आगे चलिए। अल्फा किरणें हैं, क्या है अल्फा किरणें? तो He++ आयन है, याद रखिएगा। ठीक है? He का बताइए क्या बोलते हैं He को, इतना तो आप कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं। अब बीटा किरणें बनी होती है, किससे बनी होती है? ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, ऋण आवेशित कणों से बनता है ना, याद रखिएगा। ठीक है? अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या है? कौन सा है? 2 इकाई धन आवेश है। देखिए अल्फा किरण पे होगा तो धन आवेश लगा दिएगा, 2 इकाई धन आवेश होगा। अगर बीटा किरण जैसे हो तो ऋण आवेशित कणों की बात करेंगे। ठीक है? अब लीजिए गामा किरण की बात करते हैं। तो गामा किरणें किससे बनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है।
है ना, इसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होता है, ये भी जान लीजिए। किसके उत्सर्जन से समभारिक, याद रखिएगा, आइसोबार का निर्माण होता है? तो बीटा किरण से होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बीटा किरण से होता है समभारिक का आइसोबार, है ना। अगर बात करें इसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है, जो कि हम ऊपर भी पढ़े हैं अभी, है ना। इलेक्ट्रॉन के समरूप है तो बीटा किरण है, क्योंकि ये ग्रहण जो ग्रहण किया जाता है तो ऋण आवेशित होता है, अगर इलेक्ट्रॉन खो देता है तो धन आवेशित होता है। तो आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा किरण होगा, क्योंकि ऋणात्मक है बीटा किरण, है ना। पढ़ चुके हैं, समझने की बात, मेरी बात समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि गलत वे में मत ले लीजिएगा। याद रखिएगा, किस किरण की जो है आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो गामा किरण की आयनन जो क्षमता होती है वो कम होता है, वेधन क्षमता ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, आयनन जो होता है, आयनन क्षमता जो होता है कम होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा गामा किरण में। और याद रखिएगा कि किस किरण की आयनन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? तो लीजिए, अल्फा किरण का आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, और सबसे कम आपको गामा किरण का। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो वो शीशा में बदल जाते हैं। शीशा का शॉर्ट फॉर्म क्या था? पीवी, जो कि आप पढ़ चुके हैं। जो चीज़ आ चुका है उसको मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि आपको जो है एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो पढ़ना सुनना तो जरूर पड़ेगा, सुनिएगा जरूर। किस किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है? तो गामा किरण का होता है, वाई से जो इंडिकेट करते हैं। अब किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे कम होता है? तो ये आप याद रखिएगा, अल्फा कण का होता है। अब सुन लीजिए, अभी पढ़ लिए आपकी वेधन क्षमता सबसे अधिक किसका है? गामा किरण का, लेकिन आयनन क्षमता किसका कम है? तो गामा किरण का। याद रखिएगा, वेधन क्षमता की बात होगी तो सबसे अधिक गामा किरण में, लेकिन आयनन क्षमता की बात होगी तो सबसे कम गामा किरण में होता है। आयनन क्षमता सबसे कम होता है और वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा किरण में। और यही देखिए, किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे कम है? तो अल्फा कण का वेधन क्षमता कम है। और आयनन क्षमता क्या होता है? आयनन क्षमता जो है, आयनन जो क्षमता है सबसे अधिक आपका अल्फा कण में, मतलब अल्फा कण में आयनन क्षमता ज्यादा है लेकिन वेधन क्षमता कम है, यही याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ना, ठीक है। अगर पूछे कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम जो है उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो वो है पोलोनियम। याद रखिएगा, पोलोनियम है। तो रेडियो एक्टिव तत्व का जो नाम रखा गया है खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो उस तत्व का नाम बताइए, तो वो है पोलोनियम, याद रखिएगा, ठीक है। देश का नाम जो रखा गया है पोलोनियम। आगे सवाल बनता है कि रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो रेडियो जो है सोडियम का प्रयोग करते हैं, है ना, रक्त के प्रवाह को मापने के लिए, गति को मापने के लिए। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, तेज कर दीजिए चाहे जो करना है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज जो है किसने की? तो वो किए एफ, याद रखिएगा, एफ जोलियत व आई क्यूरी ने किए थे। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्ति जो है, शक्तियाँ जो है, सॉरी, वेधन शक्तियाँ कहिए, क्षमता कहिए, जो कर सकते हैं, वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो याद रखिए, वेधन क्षमता की बात होगी तो याद रखिए सबसे ज़्यादा गामा में होगा, उसके बाद बीटा में होगा और सबसे कम अल्फा में होगा। क्लियर हो गए? जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया कौन किए? रदरफोर्ड तथा शॉडी ने किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड और शॉडी किए थे। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो परमाणु में पाए जाते हैं। आप जानते हैं समस्थानिक का इंग्लिश नाम आइसोटोप है। अगर आपसे पूछे, लास्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण, उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, क्लियर हो गए? तो ये हो गया आपका पार्ट 2 खत्म। नेक्स्ट आपका इसी तरह तीसरा भी आ जाएगा, बस आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अब बायोलॉजी का लगभग हो चुका है, जो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाइए और भी मैं करवा दूंगा। तो बस आपका सपोर्ट बना रहे, लाइक और सब्सक्राइब होता रहे, और आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखें।